खाते हैं और का। मैंने खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं है। तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के एकदम भूख लगा है। अच्छा, कै दिन से ना खाए हो? अभी तो 4 रोज से ही खा रहे हैं, 5-6 रोज से नहीं खा रहे हैं। 4 दिन से ही खा रहे हो? Hello dear friends, very good evening. Today's topic is the India needs ventilators, not bullet trains. Right to health is illusion. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कोविड-19 की वजह से जो अनप्रेसिडेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है, अगर हमारी पिछली सरकारें प्रेजेंट जो हैं वो अगर उन्होंने पहले हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया होता, रिसर्च की होती, एक्सपर्ट्स बॉडीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं वो मानी होती, तो शायद आज जो सिचुएशन है कुछ बेटर होती। हालांकि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छा था, फिर भी वहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हैं। वो एक अलग इशू है कि उन्होंने लॉकडाउन बड़ा डिले किया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में, शायद इस वजह से वहाँ पे एक ये बड़ा मेन फैक्टर्स है। बट अल्टीमेटली जहाँ तक इंडिया की बात है, अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन जो दूसरे इश्यूज़ हैं, जैसे आज हम वेंटिलेटर्स की बात करेंगे कि वेंटिलेटर्स की हमें जितनी ज़रूरत है, सफिशिएंट नंबर्स हैं कि नहीं है। दूसरा, आपका जो गवर्नमेंट्स ने आपके जो दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उन पे जो खर्चा किया वो ठीक है अपनी जगह, बट क्या प्रायोरिटाइज सेक्टर्स का प्रायोरिटाइज करना चाहिए? आपके जो बेसिक सेक्टर्स हैं लाइक जैसे हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, इनको प्रायोरिटाइज करके इन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके ये साउंड करने के बाद फिर आप दूसरे सेक्टर्स पे प्रोपोर्शनेटली और कुछ टाइम के बाद हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का मॉडल अडॉप्ट कर सकते थे। या कहीं हमने थोड़ा शॉर्टकट लगाते हुए और हमने इन दो सेक्टर्स को नेगलेक्ट किया और आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया नीड्स वेंटिलेटर्स नॉट बुलेट ट्रेन्स, राइट टू हेल्थ इज एन इल्यूजन। अब जैसे नो फूड आप देख रहे हो, नो मनी, नो राइट टू मूवमेंट टू होम। अभी आप देखिए जो फूड्स के जो हालत है लोगों की, जो आपका लेबर का इश्यू जो बना हुआ है, मैं कहता हूँ कि अगर इमरजेंसी के टाइम में जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोटेक्ट हो पाए थे एडीएम जबलपुर वाले केस की तरह, तो आज भी कुछ ऐसे ही हालात हो रहा है मज़दूरों के साथ। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो 80% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो 80% लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा ही नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेटली जो ये अच्छी बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन और हम जो ये सारा कुछ पढ़ते हैं, ये सारा सिर्फ 20% लोगों के लिए है। तो 80% लोगों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का रहा नहीं है अनटिल अनलेस इसमें जुडिशरी और जो आपके गवर्नमेंट है वो इंटरवेन करें और वो अच्छा काम करें। और प्राइमरी टास्क तो ये देखिए ये एग्जीक्यूटिव का ही है। अब यहाँ पे नो राइट टू मूवमेंट टू होम की मैं बात करता हूँ। वैसे तो राइट टू मूवमेंट आपका आर्टिकल 19 में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन जैसे अभी उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले इनका जो भी माइग्रेंट्स वहाँ पर आएंगे तो उनका बॉर्डर पर सबसे पहले उनका कोविड-19 टेस्ट होगा और जो नेगेटिव होंगे वो उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट के पास इतने टेस्टिंग किट तो है नहीं, तो इसलिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि वो इनेबिलिटी शो करते हैं तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी एग्री हो जाता है कि नहीं, सिर्फ जो सिम्टोमेटिक हैं उनका अलग करके और उनका टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो एसिम्टोमेटिक हैं और जो ठीक ठाक लग रहे हैं, कोई इशू लग नहीं रहा, तो उनकी हाँ क्वारंटाइन तो होगा उनका 14 डेज़ का, लेकिन उनको अलाउ किया जाएगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के, तो यहाँ पे ये आते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल जो आपकी साउंड हेल्थ है कंट्री की, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है बेसिकली। और ऊपर से जो आपका पुलिस जो टॉर्चर हो रहा है, ठीक है पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ही ब्रूटल इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ, जहाँ आराम से सिर्फ एक डंडे से काम चलाया जा सकता है, वहाँ पे 100 डंडे मारे जा रहे हैं। तो ये भी ह्यूमन राइट ग्रॉसली वायलेशन हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र क्या है कि आपके जो लेबर क्लास हैं, आपके मज़दूर हैं, वो लोग हैं, बाकी हम तो सब घर बैठे हैं। आपका दूसरा जैसे मतलब अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो ये मैं बताऊं इसमें आपको कि ये बहुत बड़ा आई थिंक कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इंडिया के अंदर। अगर मैं इंडिया को कंपेयर कर, हम देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ को और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर ना करते हुए अगर मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ जो 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उनके साथ मैं कंपेयर करता हूँ, तो उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ का तो बहुत बुरा हाल है। और ये इसमें जैसे साउथ अफ्रीका तो सबसे मोस्ट अफेक्टेड है। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें जो सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है जो बिल्कुल डार्क कलर में है। और अफ्रीकन न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ये आर्टिकल है और इसमें बता रखा है कि 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैव नो वेंटिलेटर्स, दैट्स ओनली द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और सबसे बताइए कि देखिए WHO अपना
काफ़ी पैसा जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हेल्थ सेक्टर पे खर्च करता है, काफ़ी हेल्प करता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। और वहाँ पे जो 10 देश तो ऐसे हैं कि जिनके पास, जैसे सोमालिया है, वहाँ के पायरेट्स बड़े फेमस हैं। तो वहाँ पे हालत इतनी ख़राब है कि आप ये पिक्चर में देख ही रहे हैं किस तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे हैं लेफ़्ट साइड में। और आपका यहाँ पर सोमालिया और बहुत सारे, इसमें 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें एक भी वेंटिलेटर नहीं है। तो सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़। नाइजीरिया है 169, और आपके जो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेंटिलेटर्स हैं वहाँ लीबिया में हैं। एक्चुअली लीबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है आपका, तो जहाँ जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा सा जो साउंड है तो वहाँ कुछ पर, बट 350 इज़ ए वेरी मीगर नंबर। और यहाँ पे जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे जैकमा हैं आपके, चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं आपके, तो 500 वेंटिलेटर्स तो इन्होंने डोनेट किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, ऐसे बिल गेट्स साहब ने किए हैं। तो इस तरीके से जो काफ़ी रिच लोग हैं और जो एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच करते हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। बट ये बहुत एक लिप सर्विस होगी। ये प्रिंट का एक आर्टिकल है, द इंडिया हैज़ 40,000 वेंटिलेटर बट कुड नीड मैनी मोर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर ये जो ग्राफ है कोविड-19 का और ये स्पाइक कर जाता है 3rd स्टेज पे जाके, तो हमें जो ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल जो रिसर्च जो हमारी बॉडी है, जैसे US की CDS है, तो ऐसे ही आपकी जो ICMR की जो रिपोर्ट कहती है आपकी, और WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि उस केस में इंडिया को मे बी 80 to 100 टाइम्स ज़्यादा। तो आप देख लीजिए 40,000 का अगर हम 100 टाइम्स लगाते हैं तो आपका 40 lakhs आपका वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है हमें इन वर्स्ट सिनेरियो। ये वेंटिलेटर्स इन इंडिया की अब देख लेते हैं ज़रूरत कितनी बताई है एक्सपेक्टेड, और वेंटिलेटर्स एक्चुअल पोजीशन क्या है इंडिया में। अब ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज़ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, उनकी एसोसिएशन है ये। तो उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 40,000 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें सिर्फ 8,432 8,432 ही आपके वेंटिलेटर्स हैं। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी साइट पे भी यही है। और मोर देन 31,000 आपके जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो आप समझ सकते हैं जो पुअर आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही उसको असेसिबल हो सकता है। तो सिर्फ उनके लिए एक्चुअली 8,000 ही आपके वेंटिलेटर्स हैं। जो चेन्नई बेस्ड मेडिकल डिवाइस मेकर्स है टिबेटन हेल्थ केयर, इसका एक आर्टिकल तो वहाँ से मैंने लिया है। ये मुंबई में बताने के लिए, मुंबई सिटी में आपकी तकरीबन 800 से लेकर 1000 वेंटिलेटर्स हैं, बेंगलोर सिटी में 400 हैं, केरला में 5000 हैं, तमिलनाडु में 1500 है, MP में भी 1500 हैं, और जो हमारा नंबर 1 स्टेट हरियाणा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 177 वेंटिलेटर्स हैं। तो केरला कंपेरेटिवली, केरला जो इंडेक्स है केरला का, चाहे लिटरेसी का रेट हो, हेल्थ सेक्टर का, वो कंपेरेटिवली बाकी स्टेट सबसे अच्छा मिलता है। अब इस सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ टू पुट 20,000 करोड़ दिल्ली सेंट्रल वीज़ा प्रोजेक्ट ऑन होल्ड एमिड कोविड-19 आउटब्रेक। अभी देखिए, जब कुछ ये आने से पहले और ये सारा प्रोसेस चल ही रहा था जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, हमारा पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, और आपको राजपथ से लेके, इंडिया गेट से लेके और आपका प्रेसिडेंट हाउस तक का जो 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उस पर कुछ बिल्डिंग्स बनानी है, उस पूरे उसको हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। और ये 20,000 का अप्रॉक्सीमेट इसका जो कॉस्ट है। तो आप देखिए कि इस पे अभी फर्स्ट, आई थिंक 30 अप्रैल या 1 मई को कांग्रेस के अगेंस्ट जाती भी है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देती है इस केस में। तो देखिए, इट इज़ एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव, लेट देम डू, वो बेस्ट है, बेस्ट पर्सन, दे विल डिसाइड। अब यहाँ पर जो मैंने एक पिक लगाई है, जस्ट अब हम एनालिसिस करेंगे कि बीइंग ए कॉमन मैन, यू एंड मी, इतनी समझ तो सभी में है कि कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए। अगर मैंने देखा कि ये जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये कितने में तैयार हो जाता है, एक 200 या 150 बेड का, तो ये मैंने बहुत सारे इस पे देखा आर्टिकल्स, इस पे जाके 300 से लेके 500 करोड़ के बीच में एक तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ पे अपने इस प्रेजेंटेशन के लिए 500 करोड़ एक आइडियल अमाउंट लेंगे 200 बेड के लिए, और फिर इसको कंपेयर करेंगे कि कहाँ अगर हम ऐसे चलते तो आज थोड़ा पोजीशन बेटर होती और अभी भी आगे के लिए अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया उनका ही एक एफर्ट था। लेकिन इसके लिए 3000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर आया, वो अलग बात है कि इसको टूरिज्म से कितना निकल के आता है, सेपरेट इश्यूज़। अब यहाँ पर मैंने कुछ और एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल लगाया है, उसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया, सेंटर ने 5600 करोड़ दे दिए बुलेट ट्रेन्स के लिए, जो हमारा जापान के साथ एक कोलैबोरेशन है।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कुछ शेयर इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अलग बात है कि महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे साहब ने अभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे डाल दिया है तब से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है। और उस साइड आप राइट साइड एक पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे जो मज़दूर हैं औरंगाबाद में, बहुत दुख हुआ देखकर कि जो उसमें 16 माइग्रेंट वर्कर्स थे कि वो ट्रेन के नीचे आगे कट गए, क्योंकि एक्चुअली वो पैदल चल रहे थे। पुलिस से डर के मारे वो क्या था, ट्रैक उन्होंने रेलवे ट्रैक फॉलो कर लिया क्योंकि रोड्स पे पुलिस खड़ी है, लॉकडाउन लगा हुआ है। और अल्टीमेटली दे वर सो फैटिक, सो टायर्ड कि वो जस्ट आराम के लिए लेटे थे और नींद आ गई और ट्रेन आ गई और वो कुचले गए ट्रेन के नीचे। तो सीधा पैथेटिक। तो कहाँ, मतलब वन साइड वी हैव इंडिया, अदर साइड वी हैव भारत, रूरल भारत, माइग्रेंट, पुअर भारत। हाउ मैनी वेंटिलेटर्स। अब देखिए कि मैंने इंडिया मार्ट का एक मैंने आर्टिकल लिया और उसमें ज़्यादा देखा मैंने कि कुछ जो आपके वेंटिलेटर्स हैं वो आपके वेरी करते हैं 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। पर मैंने कुछ और आर्टिकल देखे कि जो आपका वेंटिलेटर है, एक आइडियल वेंटिलेटर है, अगर इंडियन कंपनीज, अगर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है वो, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 4 to 5 लाख, 3 to 5 लाख के बीच में आ जाती है। डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी का और फीचर्स के साथ। लेकिन अगर आप वही आप सेम अगर आप एक्सपोर्ट करते हो दूसरे कंट्री से तो उसकी कॉस्ट आ जाती है 11 से लेकर और 15 लाख तक के बीच में वेंटिलेटर्स का। तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो अभी तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट ने 60,000 वेंटिलेटर्स के लिए ऑर्डर भी प्लेस किए हैं और जो इंडियन जो मैन्युफैक्चर जो कैपेसिटी वो तकरीबन 5,000 पर मंथ कर रहे हैं। अदरवाइज वो पहले उनकी जो एक्चुअल जो कैपेसिटी थी वो 2,500 के आसपास थी, लेकिन अभी वो डेवलप कर रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ कंपनियां जैसे इवन मारुति तक लग गई हैं इसमें वेंटिलेटर बनाने में, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आई होप जैसे जैसे ये आगे अगर इसका ग्राफ स्पाइक करता है तो कोशिश तो चल रही है किसी तरीके से मीट आउट करने के लिए, लेकिन वन डे में इतने वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो एक मंथ में अगर हम एवरेज देखें तो 5,000 है। अब ये 60,000 है आप देखिए तो हमें काफ़ी बाहर से भी मंगाने पड़ेंगे। अगर मैं इसके अलावा वेंटिलेटर्स पे मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर हम देखें जैसे हॉस्पिटल बेड्स हैं, अभी इंडिया में अगर देखें तो तकरीबन 7 लाख बेड हैं आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिला के, और तकरीबन अगर 1,000 की पॉपुलेशन पे देखें तो 0.5 बेड, तो यानी 2,000 की पॉपुलेशन के लिए 2,000 लोगों के लिए एक बेड इंडिया में अवेलेबल है। तो सीधा पैथेटिक कंडीशन। और इसमें जो केरला है, दोबारा केरला बेटर कर रहा है, 7.4 निकल के आती है पर 1,000 पेशेंट के लिए, और बाकी बिहार की हालत बहुत ही खस्ता है 0.11। तो यानी आप देख लीजिए कि क्या हालत है। तो आप यहाँ, लेकिन अभी जो जितने बेड्स मैंने बताए 7 लाख, आईसीयू जो बेड हैं, जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है हॉस्पिटल के अंदर, उसमें तकरीबन 5.8% के निकल के आती हैं कि इतने इनमें से अगर इसका 5.8 निकालें 7 लाख का तो वो आईसीयू के बेड हैं, और वो तकरीबन 50,000 निकल के आते हैं। तो हमारे पूरे कंट्री में अगर हम आईसीयू बेड्स की देखें तो सिर्फ 50,000 बेड्स हैं। और अभी जो अगर हम मई के हिसाब से देखें, जो अभी 8 मई की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ऑक्सीजन सपोर्ट जो सिस्टम है हमारा, उसमें जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो 3.2% जो पेशेंट हैं टोटल। आगे जैसे आज हमारा ग्राफ 62,000 है तो उसका 3.2% को ही ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, और उसका जो 4.7% जो उन पेशेंट का है, अगर 62,000 एज ऑफ नाउ हम लें तो वो आईसीयू सपोर्ट वो अभी यूज़ हो रही है। और अगर हम वेंटिलेटर सपोर्ट देखें तो 1.1 है। तो अभी वेंटिलेटर्स की फ़िलहाल जो कंजम्पशन है वो आपकी कम है, लेकिन अगर ये ग्राफ बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गया तो तब एक ये बहुत बड़ा इशू बनेगा और उसके बाद कोई वे आउट नहीं होगा। तो अब इस तरीके से अगर मैं आपको ये डिस्कस करूं कि वेंटिलेटर सपोर्ट की, तो वेंटिलेटर्स बेसिकली ऐसा डिवाइस है कि जब आपकी जो ऑक्सीजन इनटेकिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल लो हो जाती है और ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, तो आपको द पेशेंट इज़ पुट ऑन टू द वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर ही उसको रिवाइव कर सकता है। और इसमें जो कोविड-19 के जो पेशेंट है जनरली उसको 14 से लेकर 21 दिन तक वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और अगर आप उस साइड नॉर्मल पेशेंट है, तो मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, उसको 2 या 3 दिन सफिशिएंट होता है वेंटिलेटर्स पे। तो ये एक जो मैंने रिसर्च पेपर गो थ्रू किए थे तो वहाँ से ये डाटा मेरे को निकला है। अब मैं बात करता हूँ इसके राइट साइड में, इंडिया नीड्स हाउ मेनी वेंटिलेटर्स एज पर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, जो रिसर्च है हमारा, जो ICMR है, अपेक्स बॉडी है। और आपका जैसे अभी इसके डॉक्टर भारद्वाज हैं जो इसके चेयरमैन हैं, उनका इंटरव्यू आता रहता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या है कि 4 लाख वेंटिलेटर्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू टैकल द कोविड-19। अगर एक ग्राफ स्पाइक करता है तो 4 लाख वेंटिलेटर चाहिए। अब लेटस अब हम कंपेयर करते हैं
कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में हमने 3000 करोड़ खर्च किया। अगर मैं 5 लाख का एक वेंटिलेटर लूँ, 1 करोड़ में आ जाते हैं 20, तो 3000 करोड़ में कितने 60,000 वेंटिलेटर्स। तो 60,000 वेंटिलेटर्स हमें एक झटके से मिल सकते थे। एक मेडिकल कॉलेज 200 बेड का टू बी हायर साइड अगर मैं 500 करोड़ के लूँ तो 6 मेडिकल कॉलेज बन सकते थे। आपकी पीपी किट रहेगी, आपकी मास्क और दूसरी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इश्यूज़ भी हैं, बट मैं बड़े 2 इश्यूज़ ले रहा हूँ। अब बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं। 5,600 करोड़ इस पे जो अलोकेट कर दिया, अगर इस पे हम 1,12,000 वेंटिलेटर्स ले सकते तो और 11 मेडिकल कॉलेजेस बना सकते, तो उसी पैरामीटर्स जो मैंने ऊपर बताया आपको। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली जो अभी गवर्नमेंट इस पे आगे चल रही है, 20,000 करोड़ अलोकेट किया है। इसमें 4 लाख वेंटिलेटर जो थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, अगर ऊपर वाले देखें WHO के हिसाब से 4 लाख वेंटिलेटर सिर्फ और सिर्फ 20,000 जो अलोकेशन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसमें आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इंडिया जो आपकी MD सीट्स हैं वो 2 से लेके 5 करोड़ के बीच में बिक रही हैं इंडिया में, तो सी द मेडिकल एजुकेशन तो बहुत पैथेटिक कंडीशन में है फ्रॉम A to Z। इसको काफ़ी रिवैम्पिंग करने की ज़रूरत है। बट इंडिया हैज़ ओनली 8,432 वेंटिलेटर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो सी द कंपेयर। अब आते हैं हरियाणा पे। नंबर 1 हरियाणा हैज़, ये एक आर्टिकल है तो इसमें हरियाणा हैज़ 177 वेंटिलेटर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू टैकल द कोरोना वायरस। सिर्फ 177 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, नंबर 1 हरियाणा में। और यहाँ पे PGIMS रोहतक में 116 हैं, और आपके जो भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज कानपुर है ये 40 हैं। और बाकी तो आप देखिए सोनीपत में कोई वेंटिलेटर नहीं है, भिवानी में कोई वेंटिलेटर नहीं है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि पूरा हरियाणा का जो है वो सिर्फ इन 2 ही हॉस्पिटल पे बेस्ड है, आपका सोनीपत जो भगत फूल सिंह वाला मेडिकल कॉलेज और आपका PGIMS रोहतक। तो पूरा जो इन्हीं यही 2 हॉस्पिटल्स हैं जिससे पूरी लाइफ लाइन टिकी हुई है कोविड-19 से टैकल करने की। अब यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स के मैंने आर्टिकल लिया है कि हरियाणा खट्टर गवर्नमेंट टू स्पेंड 100 करोड़ फॉर गीता फेस्टिवल्स एट कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे मैं पिन पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द सेक्टर्स के कौन से प्रोग्राम, कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम करने हैं। तो क्या ये जो गीता जयंती जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके लिए 100 करोड़ का एलोकेशन किया। 100 करोड़ के हिसाब से अगर मैं वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाऊँ तो हमारे पास 2,000 वेंटिलेटर हो सकते थे 100 करोड़ में। 2,000 जो सिर्फ अब 100 आपके 77 वेंटिलेटर्स हैं, तो 2,000 वेंटिलेटर्स और आ सकते थे और 2 मेडिकल कॉलेज और बन सकते थे। तो सी इट इज़ द responsibility of the executive of the government, our politician, to use the government money जुडिशियसली। अगर उसका हम जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो हैं उनका रिपरकशंस बहुत ख़राब निकलता है। अब मैं अगर एक छोटे से एक कैरिबियन कंट्री के साथ बात करूं जो आइसलैंड है, अमेरिका के साइड में, पनामा के साइड में, वहाँ पे 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूएसए की तरह शॉपिंग मॉल्स में भी मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ 4 करोड़ है, 4.4 करोड़। तो बड़ा अच्छा मेडिकल सेटअप है वहाँ पे। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, देखिए वाई 1 प्रेग्नेंट लेडी डाइज इन 12 मिनट्स ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ। सिर्फ 12 मिनट में एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो जाती है डिलीवरी टाइम में। और आप देखिए कि जो पहले दिन 3 लाख चिल्ड्रंस डाई द डे दे आर बॉर्न। और आपकी जो हमें जो गायनोकोलॉजिस्ट की 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, वी हैव जस्ट ओनली 50,000 और 61 चिल्ड्रंस आर बॉर्न इन इंडिया, इन पूर इंडिया। और रेडियोलॉजिस्ट की हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख है, लेकिन हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ 10,000 है। लिस्ट इज़ एंडलेस, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, MMR को हम या IMR को हम किस तरीके से फिर कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम हेल्थ इंडेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी 2 पॉइंट, कभी 1 पॉइंट, और उसी में फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो गाथें गाना शुरू कर देती हैं। और वे फॉरवर्ड क्या है इस चीज़ का? देखिए, इसके लिए अगर मैं राइट साइड में बात करूं, आपका राइट टू हेल्थ कहीं आपके जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में कहीं नहीं है, लेकिन राइट टू हेल्थ अगर आप देखें तो आपकी DPSPs में है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस में राइट टू हेल्थ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अभी तक कभी कोई पेंडेमिक ऐसी आई नहीं कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इसको पेंडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एलोबरेट किया हो। लेट्स होप ऐसा कोई केस आए, PIL डले और इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डायरेक्शंस दे और फिर गवर्नमेंट
उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, तो हो सकता है कि कुछ इम्प्रोवाइज़ हो जाए। और अल्टीमेटली हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो पॉपुलेशन तो है ही है, बाकी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो भी हैं। बुलेट ट्रेन्स की बजाय हमें सोशल सेक्टर्स, हमें हेल्थ सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। अब आर्टिकल 39 जो है हेल्थ ऑफ वर्कर है, आपका चिल्ड्रंस है, आपकी वुमेंस है। आर्टिकल 19 बेसिकली सोशल डिस्ट्रीब्यूशन की काम बात करता है, और चिल्ड्रन शुड नॉट बी पुट इनटू सच वोकेशंस विच इज़ डेट्रीमेंटल टू देयर हेल्थ। तो ये इस तरह के आपके DPSP में आर्टिकल 42 एडजस्ट ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। अब इससे मेरे को याद आता है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो आपके लेबर लॉ थे, लेबर रिलीफ लॉज थे, वो सारे आपके रिपील कर दिए फॉर टाइमिंग के लिए, कोविड-19 के लिए। आपका आर्टिकल 47 है जो स्टैंडर्ड टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। अभी सारे पब्लिक हेल्थ का ही तो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 47 की जो स्प्रिट है वो गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं की है। अब ये जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का रतलाम म्यूनसिपलिटी वर्सेज वर्दी चंद वाला केस है AR 1980 का, तो उनके आसपास उस एरिया में जो रतलाम म्यूनसिपलिटी थी वो अपना प्रॉपर काम कर नहीं रही थी, तो वहाँ पे हेल्थ हैजार्डस हो सकता था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर अल्टीमेटली लोग कोर्ट में गए कि भैया आके ये जो कूड़ा करकट स्टिंकिंग हो रही है इसको उठाइए, यहाँ से लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं, मलेरिया हो गया उस एरिया में। तो यहाँ पर जब रिट ऑफ मैंडेंस इशू की तब जाके ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी कि राइट टू हेल्थ इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। अब ये परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का है। मेडिकल, अगर किसी के एक्चुअली ये बंदा स्कूटर पे था और इसका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया, और फिर बात आती है कि तो अल्टीमेटली इस केस में ये ठहराया गया कि जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है दैट मस्ट कमेंस इमीडिएटली। जैसे पेशेंट को लेके आया जाता है, कैजुअलिटी को लेके आया जाता है, आप इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। जो लीगल प्रोसीजर है वो बाद में फॉलो होता रहेगा। तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हिंड्रेंस क्रिएट ना करें ट्रीटमेंट में, अदरवाइज जब तक तो पेशेंट मर चुका हुआ। केस बहुत हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज, क्योंकि ये आपका जो परमानेंट कटारा वाला है, रत्ना म्यूनसिपलिटी वाला, इसका एक सोसाइटल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा था। बट नो केस लॉ ऑन पेंडेमिक आउटब्रेक कंट्रोल अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में अडॉप्ट प्रो पुअर हेल्थ अप्रोच। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी जो 80% पॉपुलेशन है दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द इवन बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर आप जाके आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, आपके GHC में, PHC में, कंडीशन वेरी पैथेटिक। और जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो गाँव में काम भी नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ ए डिफरेंट सिनेरियो। अब यहाँ पे जो आपकी पॉलिटिकल विल है उसको हमारे जो गवर्नमेंट है उसको समझना चाहिए, और उसको किस तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इस इंसिडेंट से हमारे जो नेता लोग हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि थोड़ी हवाई यात्राएं कम कीजिए, आप जयंती वगैरह सेलिब्रेशन कम कीजिए, आप जो आपकी रिलीजियस जो आपकी आप एक्टिविटीज़ पे जो खर्चा करते हैं उसको कंट्रोल कीजिए। ऑस्टेरिटी मेजर्स यू कैन से, तो उस पर जो भी आपके, देखिए आजकल बहुत वेबिनार चल रहे हैं, आपकी जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, आपके जो इनॉग्रेशन है, आपके पब्लिक फंक्शंस के, आपको पता है कि जब VVIP मूवमेंट करता है काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है सिक्योरिटी पे, उसके चार्टर्ड इन पे, वो सारे के सारे हम अवॉइड कर सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अभी जो वायरस है, देखिए अब वायरस बहुत ज़्यादा अटैक होने लग गए हैं आपके। अभी जैसे इबोला आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आया था, फिर सार्स आया 2012 में, और अभी रिसेंटली अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी आपका स्टार्ट हो गया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन वो तो दे आर एट द मर्सी ऑफ द गॉड, उनकी तो बहुत पैथेटिक कंडीशन है। तो अल्टीमेटली ये जो ये टॉपिक था जर्नल, कोई भी इसको सुन सकता है, देख सकता है, एक आइडियाज़, और इसके पीछे मेरी एक थोड़ा सा पेन भी था कि जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था। दूसरा, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की या किसी और दूसरे एग्ज़ाम्स की, तो वो जो ये मैंने राइट साइड में जो पॉइंट्स लिख रखे हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और आप इस रेशनल आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो UPSC जैसा जो एग्ज़ाम होता है उसमें एनालिसिस चाहिए, और एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आप चीज़ों को डेप्थ में समझें और उनको कनेक्ट कर सकेंगे दूसरे से, तो तभी यू मे फैच मोर मार्क्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यू मे शेयर योर व्यूज़। मैं चाहूँगा कि इस पे तो ज़रूर एटलीस्ट आप अपने कमेंट्स लिखिए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो भी शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, गुड लक।